Hey, good morning everyone. Hope you all are fine and welcome to this platform. And today is the last part of our Hello Alkanes and Hello Arene. ट्राई करेंगे कि आज हम इसको सम अप कर दें। तो लास्ट पार्ट है इसका, थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो अब तक हमने क्या क्या किया है, ये सब हमने कर लिया है। हेलो एल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कल हमने जो बात किया था, कल हमने बात की थी कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज द केमिकल रिएक्शंस जो आपके हेलो एल्केन्स के अंदर स्पेशली होती हैं, उनका हमने स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट देखा था। दूसरा हमने ये कंपेयर किया था कई सारे एग्जांपल्स लेके, क्वेश्चन साथ में ही करा रही हूँ मैं, देखिए प्लीज ध्यान ध्यान से कीजिए। कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से हो जाता है तो फिर क्वेश्चन करने में भी हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने कंपेयर किया था कि इन विच एग्जांपल SN1 रिएक्शंस और SN2 रिएक्शंस विल टेक प्लेस एंड सम कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टीरियोकेमिस्ट्री। देन हमने फैक्टर देखे थे कि कौन से ऐसे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो इंक्रीज करेंगे आपकी SN1 या SN2, किस कौन से वाली रिएक्शन को प्रमोट करेंगे। देन ये एग्जाम्पल देखे थे हमने। फिर हमने देखा था कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जिनके अंदर आपकी कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, ना SN1 होती है ना ही SN2 होती है। तो ये वाले थे। एक तो था, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रिज हैलोजन। क्या बोलेंगे भाई, इसको ब्रिज हैलोजन बोलते हैं। इसके अंदर नहीं होता है। और ये क्या है, आपका हेलो एरीन है। इसका रीजन आज हम देखेंगे कि क्यों इनके अंदर ये रिएक्शन नहीं होती है, ना SN1 होती है ना SN2 होती है। तो आज हम इसका पूरा वो देखेंगे कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इज नॉट टेकिंग प्लेस इन योर हेलो एरीन्स। ठीक है। और थर्ड होता है भाई हमारा, थर्ड होता है हमारा विनाइलिक हैलाइड के अंदर भी, ये कल रह गया था। तो विनाइलिक हैलाइड में भी आपकी ये वाली रिएक्शंस आपकी नहीं होती, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपकी नहीं होगी। ठीक है। तो विनाइलिक हैलाइड आप पीछे से देखोगे, मैं करा चुकी हूँ आपको। तो फिर हमने दो क्वेश्चंस ट्राई किए थे करने की, उसके बाद 3 क्वेश्चंस थे। फिर हमने एलिमिनेशन रिएक्शन डिस्कस की थी। और एलिमिनेशन रिएक्शंस हम हाइड्रोकार्बन में भी कर चुके हैं। और इसका दूसरा नाम और मैं आपको मेंशन कर दूं, इसको बोलते हैं डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या है इसका दूसरा नाम, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। इस रिएक्शन में क्या होता है, डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन आपका रिमूव होता है वो होता है आपका बीटा पोजीशन से, और हेलोजन जो रिमूव होता है वो होता है आपका अल्फा पोजीशन से। तो इस रिएक्शन के अंदर हम सिंपली हेलो एल्केन्स लेते हैं, जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं। ये वाला जो हेलोजन है आपका यहाँ पर अटैच है, तो ये वाली पोजीशन कौन सी हो जाएगी, अल्फा, एंड दिस इज योर बीटा। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जो बेस अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया है, ये बेस क्या कैपेसिटी होती है इसकी, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। ये इसकी क्या होती है, कैरेक्टर से कैरेक्टर होता है ये इसका, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। जब ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को ये कहाँ देगा, इधर देगा, और यहाँ से आपका हेलोजन रिमूव हो जाएगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द एल्कीन। तो और अगर आप यही रिएक्शन किस में कराते हो, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में कराते हो, तो उस टाइम पे आपका क्या होता है, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का OH होता है वो आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह से काम करेगा, और हमारे पास मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, आपका अल्कोहल बनता है। एक और इसके अंदर जो हमारा मेन प्रोडक्ट है ये आपका, कि एक और एग्जांपल से मैं अनसिमेट्रिकल ये लेके दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पर आपका क्या है, हेलोजन जुड़ा हुआ है, ये आपका CH है और ये आपका CH3 है। CH लगा रही हूँ मैं, हाइड्रोजन को नीचे की तरफ कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपका एक H2, 1 2 एंड 3, हाँ जी। ये एग्जाम्पल है, आप इस रिएक्शंस को कैरी आउट करा रहे हो किसकी प्रेजेंस में, एल्कोहलिक KOH। तो एल्कोहलिक KOH देखते ही आपको क्या करानी है, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन करानी है। और क्या ध्यान रखना है कि भाई जो हेलोजन होता है वो आपकी अल्फा पोजीशन से रिमूव करना है, और जो हाइड्रोजन रिमूव करना है वो क्या करना है आपको, बीटा पोजीशन से। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, तो आप ठीक कर लेना इसको। ठीक है। तो ये आपकी अल्फा पोजीशन है, यहाँ से आपका हेलोजन रिमूव होगा, और यहाँ पर क्या है, ये आपकी बीटा पोजीशन है जहां पे आपका हाइड्रोजन होगा। बेस की प्रेजेंस में करा रहे हैं, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्ट एज अ बेस और प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये कहता है कि भाई मुझे जाने दे, अपना वाला जो ये बॉन्ड पेयर होते हैं ये यहाँ पर देकर चले जाता है,
और आपका यहाँ से जो हैलोजन है वो रिमूव हो जाता है। जब ये हैलोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपकी डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और इस तरीके से। क्लियर है सबको? तो इस तरीके से हमारे पास कौन सा एल्कीन फॉर्म होगा, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं कोई ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेती हूँ कि यहाँ पे मैंने CH3 और ऐड कर दिया, तो यहाँ पे आपके पास चांसेस होते हैं कि आपके पास ये वाली एल्कीन भी बन सकती है, और एक तो मैंने ये वाला फॉर्म ही किया है, चलो बना के दिखा देती हूँ। ये वाला हमने प्रोडक्ट लिया है। दूसरा एल्कीन हमारे पास क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड, यानी कि जो आपका डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा हुआ है अब वो पोजीशन नंबर 1 पे आ जाएगा और यहाँ पे नंबर 2 पे है। आई एम टॉकिंग अबाउट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड स्पेशली। तो यू हैव टू टेल दैट विच एल्कीन इज मोस्ट स्टेबल। क्वेश्चन कैसे आता है यहाँ से, ये क्वेश्चन ही मान के चलिए आप बीटा एलिमिनेशन से या डिहाइड्रो हेलोजिनेशन से क्वेश्चन किस टाइप का आएगा वो आपको रिएक्शंस प्रोवाइड करेंगे और देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द टू एल्कीन and you have to tell the which alkene is your more stable। तो ये आपकी क्या होती है, ये आपकी होती है सेटजेफ एल्कीन। क्लियर है? ये क्या होती है आपकी सेटजेफ एल्कीन होती है। ये रूल कहता है कि डबल बॉन्ड जिस डबल बॉन्ड वाली एल्कीन के ऊपर जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं वो वाली एल्कीन आपकी उतनी ही ज्यादा स्टेबल होती है। देखो ये अल्फा पोजीशन है डबल बॉन्ड की और ये वाली भी, तो यहाँ पे 3 अल्फा इधर और 3 अल्फा इधर, कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन, and in this case only 2 alpha hydrogen, so you can say that this will be more stable। Another and the another point of view you can also say that this Sergev rule state that the alkene more substituted alkene will be more stable। Here you can see that this is your double bond and यहाँ पर एक alkene alkyl group है और इधर भी आपका एक alkyl group है, और इसी को आप बोल सकते हैं कि डबल बॉन्ड के दोनों साइड्स पे आपको एल्काइल ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है इतना। तो यहाँ पर क्या होता है, लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि सिर्फ एक ही तरफ हमारा एल्काइल ग्रुप है, दूसरी तरफ नहीं है। तो अनदर वे में भी हमारा आंसर सेम आता है कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हमारे पास होगी वो कैसी होगी, ज्यादा स्टेबल होगी। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो लेकिन इस वाली रिएक्शन में हम क्या देखते हैं, इस रिएक्शन को हम आगे भी कंटिन्यूअस करा सकते हैं। आगे कंटिन्यूअस कब तक कराएंगे उसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। हाँ जी, हमने बात की थी जेमिनल डाई हैलाइड की। अगर आप बहुत अच्छे से पिछले वीडियोस को करते आ रहे हैं तो भाई मैं आपको श्योर करती हूँ कि आपको अब तक थोड़ा थोड़ा खुद से भी आपको रिएक्शंस करनी आ गई होंगी। और जैसे ही हमारा सेशन एंड होगा, मतलब हम जब तक हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, यू विल फील सम कॉन्फिडेंस इन डूइंग द क्वेश्चंस। ओके, सो बिलीव रखिए और साथ में अपनी सेल्फ प्रिपरेशन देखो जरूर करनी है। वी कैन जस्ट, ये टीचिंग हर जगह अवेलेबल है, ऐसी कोई खास बात इस टीचिंग में नहीं है, लेकिन जब तक आप अपनी खुद सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज अपना खुद से जरूर प्रैक्टिस कीजिए। तो जैमिनल डाई हैलाइड में हम क्या देखते हैं, जैमिनल डाई हैलाइड आपको बताया था ऐसा डाई हैलाइड होता है भाई जहां पर सेम ही कार्बन पे आपके पास क्या होते हैं, 2 हैलोजन लगे होते हैं। तो मैंने ये जैमिनल डाई हैलाइड का आपके पास क्या ले लिया है, एग्जाम्पल ले लिया है, और इसके अंदर मैं एल्कोहलिक क्यूएच डाल रही हूँ। तो जब एल्कोहलिक क्यूएच इसके अंदर डालते हैं तो क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन बेस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये वाला क्लोरीन इधर आ जाएगा। ठीक है, वैलेंसी आप पूरी कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ये वाला कार्बन आपका CH2 और एक आपके पास यहाँ पे क्लोरीन बचा हुआ है ये वाला। ठीक है, तो फिर से क्या होगे, फिर से अगर हम अल्कोहलिक क्यूएच इसके अंदर ऐड करते हैं तो यहाँ पर अभी आपके पास क्या है, ये अल्फा पोजीशन है और ये कौन सी पोजीशन है, बीटा। तो बीटा पे हमारे पास हाइड्रोजन भी है और अल्फा पे क्या है, अल्कोहल है। तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हाइड्रोजन इधर आ जाए। हाइड्रोजन जब रिमूव होगा तो अपने बॉन्ड पेयर इधर देके जाएगा and there will be formation of the triple bond। so clear है सबको इतना। तो इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन क्या होगी, आपकी कंटिन्यूअस रहती है जब तक हमारा अल्फा हाइड्रोजन और बीटा हाइड्रोजन एंड अल्फा हेलोजन अवेलेबल होता है। तो वैसे ही रिएक्शन आप किसकी कर सकते हो, वेसिनल डाई हैलाइड की रिएक्शन भी आप कर सकते हो।
तो ये रहेगा आपका होमवर्क, आई थिंक आप कर लोगे। तो होमवर्क में आपका क्वेश्चन है, क्या था विसिनल डाइहैलाइड? विसिनल वो होते हैं जब दो कार्बन एडजेसेंट कार्बन एटम पे आपका हेलोजन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। ये सब हम उसके अंदर बात कर चुके हैं भाई। ये कौन सी पोजीशन है अगर मैं इस वाले अल्फा को लूं? चलो मैं करके दिखा देती हूँ। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे हमने वही लिया है आपका एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका CH2, मैं पहले इस वाले को रिमूव कर रही हूँ, प्लीज नोट दैट, मैं पहले इस वाले हेलोजन को रिमूव कर रही हूँ, ये निकल जाएगा। यहाँ से जो हाइड्रोजन होगा ये वाला, ये इधर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका आ जाएगा Cl, और अब हो गया आपके पास ये CH3। अब क्या करोगे, फिर से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको डालना है, एल्कोहलिक वाला। इसके अंदर क्या है आपका, ये कौन सी पोजीशन है, अल्फा, और ये पोजीशन कौन सी हो जाएगी आपकी, बीटा वाली। ठीक है, तो बीटा से क्या करोगे, हाइड्रोजन रिमूव करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी आपकी, और इधर आपका क्या आ जाएगा, ये एज इट इज आ गया। तो आई थिंक ये क्लियर हो गई होगी। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शंस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। नेम से नहीं आ सकती है, आई एम नॉट सेइंग दैट कि ये नेम से आएगी, लेकिन इस तरह का अगर कुछ भी आपके पास प्रोडक्ट आप रिएजेंट देखते हैं तो आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर है इतना? और एक और एग्जाम जो मतलब इसकी खास बात ये होती है कि अगर आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को एल्कोहलिक नेचर का लिया है तो क्या होगी, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगी। लेकिन अगर आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कैसा लिया है, एक्वस लिया है, तब आपकी क्या फॉर्मेशन होती है, अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है इतना? तो ये मैंने पिछली वाली स्लाइड में ही करा दिया है आपको कि बीटा एलिमिनेशन तब तक होती है जब तक हमारे पास क्या होता है आपका बीटा हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट रहेगा तब। और अगर बीटा हाइड्रोजन हमारा सेकंड स्टेप पर भी रहता है तो क्या फॉर्मेशन होगी आपकी, एल्काइंस, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड आपका फॉर्म होगा। क्लियर है इतना? तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि हेलो एल्केन्स की जो रिएक्शंस होती है वो मेटल्स के साथ कैसे होती है। अगेन इंपॉर्टेंट है, इसमें 2-3 आपके स्टेप रहेंगे। तो पहली हम जो रिएक्शन करते हैं, ये सबने सुना होगा भी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसके अंदर हमारा फॉर्म होता है। क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और जब कोई मेटल, प्लीज नोट दैट, जब कोई मेटल क्या करती है, बॉन्ड फॉर्म करती है किसके साथ, कार्बन एलिमेंट के साथ, तो क्या होगा, इस तरीके के बॉन्ड को हम स्पेशली बोलते हैं ऑर्गेनो मेटालिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं भाई, ऑर्गेनो मेटालिक बॉन्ड इज दैट फॉर्म व्हेन अ मेटल गोइंग टू फॉर्म अ बॉन्ड विद द कार्बन एटम। क्लियर है? तो इसको हम बिल्कुल, यहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन हमारे पास होती है कि हम क्या लेंगे, एल्काइल हैलाइड हमारे पास कोई भी होगा, इसको हम मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, एंड दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्योंकि जो रिएजेंट बनता है वो काफी केमिकली रिएक्टिव होता है, अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पे जो आपका ये बनेगा, आपको इनके बीच में आपको रखना है दिस वन। तो इस केस के अंदर क्या होता है, ये आपका R यानी कि कार्बन ग्रुप है, ये आपकी क्या होगी, मेटल। तो यू नो दैट मेटल का की नेचर कैसा होता है, आपकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है नेचर में। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का क्या मतलब होता है, हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो दो आपके क्या हैं, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप, दे वांट टू लूज द इलेक्ट्रॉन, सो दे आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन द नेचर। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं आपकी मेटल्स, पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन कार्बन इस मेटल के कंपैरिजन में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो देयर विल बी नेगेटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन एटम। क्लियर है इतना? और ये वाला जो आपका बॉन्ड होता है, ये कैसा नेचर होता है, इस वाले बॉन्ड का अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये बॉन्ड होता है आपका कोवलेंट बॉन्ड। क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है ये आपका, और हाईली पोलर भी होता है साथ में, पोलर कोवलेंट आपका ये बॉन्ड होता है। here you can see that the polarity magnesium have positive charge while the your R group have the negative charge. Here this is your halogen and it's you know that the electronegative, so it's also have the negative charge. और ये वाला बॉन्ड कौन सा होगा, this bond is your ionic bond. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी अनस्टेबिलिटी है इस कंपाउंड में, तो हम कहेंगे कि क्या होता है, ये हाईली रिएक्टिव होता है। तो फर्दर जब आप इसको किसी वीक उसके साथ भी रिएक्ट कराते हो तो ये बहुत जल्दी क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। वीक कौन कौन से होंगे आपके, आप वाटर के साथ भी आप इसको रिएक्ट करा सकते हो, अल्कोहल के साथ आप रिएक्ट करा सकते हो,
और आपका क्या हो जाएगा, और आप अमाइंस के साथ भी, यहाँ अमाइन के साथ भी आप इसको, जो कि वीक एसिड होते हैं, क्या होते हैं भाई, वीक एसिड्स होते हैं, इनके साथ भी ये भाग कर रिएक्ट करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये काफी हाईली अनस्टेबल होता है। तो जहां पर मान लीजिए आपने यहाँ पे वाटर ऐड कर दिया है, तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी आपकी, वाटर ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो R नेगेटिव है, जो आपका ये R नेगेटिव है, ये क्या करेगा, वाटर से H पॉजिटिव को ले लेता है और हमारे पास ये वाला हाइड्रोकार्बन आपका फॉर्म हो जाता है। क्लियर है सबको। तो यहाँ पे हमारा मेन हाइड्रोकार्बन बच जाता है और बीच में ये OH कहाँ आ जाएगा, इधर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड आपके पास फॉर्मेशन होती है। तो क्लियर हो गया होगा। रिएक्शन विद मेटल सबसे पहला है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इस रिएक्शन का यूज हम जब करते हैं जब हमें कार्बन नंबर को इंक्रीज करना होता है। इफ यू वांट टू इंक्रीज इन द प्रोडक्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये वाला हम कहाँ देखेंगे, जब एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर देखेंगे तो उसके अंदर इसकी एप्लीकेशंस आएगी। ठीक है। तो सेकंड हमारे पास जो हेलो एल्कीन की जो रिएक्शंस आप देखते हो वो किसके साथ हम कराते हैं, ये हमारी रिएक्शंस होती है, यहाँ पे लिख देते हैं, फ्रैंकलैंड रिएक्शंस आपकी होती है। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना आपने इसके साथ। आप कोई भी हेलो एल्कीन्स लेंगे और इस हेलो एल्कीन्स के अंदर आपको रिएक्शन करानी होती है भाई जिंक डस्ट की। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल आपको क्या लेने हैं, हेलो एल्केन्स के लेने हैं और ये रिएक्शंस आपकी किसकी प्रेजेंस में होती है, जिंक डस्ट की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन कराते हैं और फ्रैंकलैंड इसका नाम है। यहाँ पे क्या होता है आपका, ये जो रिएक्शंस आप देख रहे हो ये रिएक्शंस आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से क्या करेगी, प्रोसीड करती है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसमें फॉलो होता है। तो देखेंगे एक बार कैसे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि आपका जो ये वाला है ये इसके अंदर होमोलिटिक क्लीवेज होगा। जब इसके अंदर होमोलिटिक क्लीवेज होता है तो आप यहाँ पे देखेंगे 2 मॉलिक्यूल्स आर हेयर, यानी कि आपके पास 2 आपके आर रेडिकल बन जाएंगे और 2 आपके पास हेलोजन रेडिकल बन जाएंगे। तो ये 2 आर क्या करते हैं, आपस में एक रेडिकल इधर से और एक रेडिकल आपका इधर से आपस में ये बॉन्ड फॉर्म करते हैं और क्या बनाते हैं, आपके हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्मेशन करते हैं। सो क्लियर है। एक दो एग्जांपल और देख लीजिए आप इसका, कि मैंने ये एग्जांपल ले लिया जैसे कि यहाँ पर भी आपका क्लोरीन है और यहाँ पर भी आपका क्लोरीन। अब देखो 2 क्लोरीन हो गए हैं, किसकी प्रेजेंस में करा रहे हो, सेम कुछ नहीं करना आपको। फ्रैंकलिन रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट की प्रेजेंस में, इसका भी आप होमोलिटिक क्लीवेज करा दो और इसका भी करा दो, तो क्या होगा, जब आप यहां से इसका होमोलिटिक क्लीवेज कराओगे तो क्या फॉर्मेशन होगी, भाई मैं बिल्कुल क्लियर दिखा रही हूँ। यहां से क्लीवेज कर रहे हो तो इसके पास एक क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका ये रेडिकल आ गया। इधर वाले क्लोरीन ने ये, सॉरी ये नहीं आएगा इधर, तो यहाँ पर भी क्या बन गया है, एक रेडिकल आ गया। तो एक क्लोरीन इधर से और एक क्लोरीन इधर से, एक रेडिकल इसके पास है एक रेडिकल इसके पास है, तो क्या लिख सकते हैं 2Cl रेडिकल। तो यहाँ पे ये Cl2 करके बाहर निकलेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है। लेकिन 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 अगर हम कुछ ऐसा इसके अंदर करें कि मान लीजिए आपने ये प्रोडक्ट बना दिया है ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, तो जब आप एक तो Cl आपका यहाँ पे लगा हुआ है और एक Cl आपका इधर लगा हुआ है, तो वैसे तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, ये इधर से होगा और ये इधर से, डबल बॉन्ड आपकी फॉर्मेशन यहीं पे होगी। मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि यहाँ पर भी आपकी जो मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन होती है वो क्या होगी, आपकी ज्यादा स्टेबल होती है। मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल। क्लियर है इतना। तो ये है आपका इसका एग्जाम्पल। विच रिएक्शन इज दिस, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। एंड थर्ड जो रिएक्शन आती है मेटल के साथ उसका नाम है आपका, सबने सुन रखा होगा भाई, उल्मान रिएक्शन। बहुत इजी है। इसके अंदर आपको क्या लेना है, सीधा आपको अल्काइल हैलाइड लेना है, लेकिन प्रेजेंस किसकी रहेगी, कॉपर की प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग हीटिंग होगी। ये भी आपके 2 मॉलिक्यूल हैं। यहाँ पर भी आपकी फ्री रेडिकल क्या होती है, डिवाइड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये रिएक्शन भी फॉलो करती है। तो अगेन यहाँ पे क्या आ जाएंगे आपके पास 2 R रेडिकल और प्लस में क्या आ जाएगा 2 X रेडिकल।
आई मीन टू से दिस इज योर हेलोजन। तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे आर आर, यानी कि अगेन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हमारा भाई हेलो एल्केन कंप्लीट हो गया है। हेलो एल्केन्स की हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल वी हैव डन, और हेलो एरीन्स की हमने सिर्फ प्रिपरेशन की है। अब हम आते हैं हेलो एरीन्स की केमिकल रिएक्शंस पे, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, रिएक्शंस ऑफ योर हेलो एरीन्स। इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। आज का लेक्चर भी जैसे ही हमने स्टार्ट किया था तब भी हमने बात की थी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इतनी इजीली हेलोअरीन्स के अंदर नहीं होती हैं। तो ये क्या है, एराइल हैलाइड, ये लिखा हुआ है, आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। So there are the four reasons behind that why the haloarenes are not why the haloarenes are less reactive toward the nucleophilic substitution reaction. So reason one is this is your resonance effect. तो रेजोनेंस इफेक्ट तो आई थिंक सबको पता होगा, क्योंकि मैं जब हमने बेसिक किया था तो ये सारे हम इफेक्ट स्टडी करके आए हैं अच्छे से विद एग्जांपल्स। तो रेजोनेंस इफेक्ट में हम क्या देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, कोई भी हेलोजन है, ये वाला हमारे पास क्या है, हेलोजन है। हमने बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगाया हुआ है, यहाँ पे हमने लगा हुआ है कोई भी हेलोजन। अगर आप यहाँ पे देखें हेलोजन जो ये लगा हुआ है, इसके पास इसकी कैपेसिटी आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके पास क्या है, आपके लोन पेयर है, तो ये अपने लोन पेयर इधर डोनेट कर देता है। तो आप यहाँ पर ये देखोगे कि जब ये यहाँ पर डोनेट करता है इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या आ गया है आपका नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट वाली स्ट्रक्चर में क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इधर भी क्या आ गया है, पूरी की पूरी नेगेटिव चार्ज। जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं, यानी कि हमारे न्यूक्लियोफाइल को क्या करना होता है, हमारा न्यूक्लियोफाइल ये करता है कि इस एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल को उसको क्या करना होता है, रिप्लेस करना होता है और खुद को अपने यहाँ पे प्लेस करना होता है। यही करके आए हम हेलो एल्केन्स में अभी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, देखो, because of this resonance there is a formation of the double bond, here is a formation of the double bond। यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो गई है, डबल बॉन्ड की। क्या न्यूक्लियोफाइल डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में ब्रेक करने के ज्यादा कैपेबल होगा या सिंगल बॉन्ड को? तो रीजन समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड बनने की वजह से जो स्ट्रेंथ होती है इस वाले कार्बन के बीच में, इस वाले कार्बन के बीच में और आपके हेलोजन के बीच की जो स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और हमारे न्यूक्लियोफाइल के पास मुश्किल हो जाता है इस वाले डबल बॉन्ड को ब्रेक करना और रिप्लेस करना। सो पहला रीजन क्लियर है कि क्यों हेलोअरीन्स के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस डिफिकल्टी के साथ प्रोसीड होती हैं। सेकेंड इज योर डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम इन द कार्बन एक्स बॉन्ड। भाई ये भी रीजन मैं आपको पहले करा चुकी हूँ, अगेन जब मैं आपको रिवाइज कराऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, और जिस चीज को आप बार बार रिवाइज करोगे तो वो क्या होगी, आपको दिमाग में एकदम फिट बैठ जाएगी। तो ये है हमारे पास बेंजीन रिंग, इसके ऊपर हमने लगा रखा है हेलोजन, यानी कि ये हेलो एरीन है, और यहाँ पर हमारा क्या है, हेलो एल्केन्स का मैं एग्जांपल ले रही हूँ। यहाँ पर इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, sp3, लेकिन इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है आपकी, sp2। इस sp2 के अंदर आप कितना कंट्रीब्यूशन होता है आपके s ऑर्बिटल का 33%, और यहाँ पर कितना होता है s ऑर्बिटल का 25%। तो मैं क्यों बता रही हूँ यहाँ पे s का कंट्रीब्यूशन, क्या रिलेशन है इसका, तो ये हम पहले डिस्कस फुल डिटेल में किया है। एक बार फिर से बता रही हूँ कि जो यहाँ पर एस कैरेक्टर, जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर हाइब्रिडाइजेशन में होती है उतना ही ज्यादा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और इसके बीच का जो बॉन्ड होता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ बंधा हुआ होता है। तो जितनी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रेंथ होगी तो कमिंग न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर अटैक करने में प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी। डन। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे S का लेस करेक्टर है, यानी कि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये वाला बॉन्ड इतनी स्ट्रेंथ के साथ बाइंड नहीं होता है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के पास अटैक करना या रिप्लेस करना इसको क्या हो जाता है, इस वाले के कंपैरिजन में इजी हो जाता है। सो क्लियर है आपका सेकेंड रीजन, दैट इज अ डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज योर sp2 एंड योर हेलोएल्केन्स इज sp3। नेक्स्ट रीजन इज, जब हम हेलोजन के ऊपर से क्या करते हैं, आपका
ये फिनाइल केटायन बनते हैं, तो हेलो अरीन्स के अंदर जब फिनाइल केटायन आपका बनता है उसमें हो जाती है आपकी सेल्फ आयोनाइजेशन, और जो कि स्टेबलाइज नहीं होता है रेजोनेंस से, और इसलिए क्या होता है SN1 मैकेनिज्म वहां पे रूल्ड आउट हो जाता है, यानी कि वहां पे नहीं होता है। क्लियर है इतना? फिनाइल केटायन समझ में आ गया होगा कि जब हम बेंजीन रिंग से यहाँ पे ये अगर आप X को हटा देते हो तो बेंजीन रिंग पे आपके पास क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है, और ना ही इसमें कोई रेजोनेंस फॉर्म होती है, तो इसलिए यहाँ पर SN1 रिएक्शन नहीं होती है। Fourth and quite easy reason is that because of the possible repulsion, it's likely for the electron-rich species. You can see here in this structure. आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे रिंग पे नेगेटिव चार्ज, आपका नेगेटिव चार्ज और आपका ये वाला नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे ऑर्थो पे, पैरा पे, और आपका ऑर्थो, ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे कौन सा नेगेटिव, तीनों पोजीशन पे कौन सा चार्ज आ गया, आपका नेगेटिव चार्ज आ गया है। और न्यूक्लियोफाइल के पास भी कौन सा चार्ज होता है आपके, भाई न्यूक्लियोफाइल के पास भी नेगेटिव चार्ज होता है। क्या दोनों के बीच में रिपल्सन नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। तो थर्ड वाला रीजन आपका यही है कि यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका पॉसिबल रिपल्शन होता है। तो आई थिंक रीजन समझ में आ गया होगा कि आपका कैसे होगा, कौन कौन से फैक्टर्स आपके अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम कुछ रिएक्शंस देखते हैं, लेकिन ये रिएक्शंस हमारी होती हैं, रिप्लेसमेंट हम करते हैं किसकी, हेलो जो हेलोजन ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है उसकी रिप्लेसमेंट देखेंगे। लेकिन क्या होता है, काफी सीरियस वाली ड्रास्टिक कंडीशंस हमें लेनी पड़ती हैं। टेम्परेचर यू हैव टू टेक 623 एंड प्रेशर विल बी 300 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे आप ये रिएक्शन देखेंगे, वी हैव द बेंजीन रिंग और यहाँ पे है हमारा क्लोरोबेंजीन, और ये रिएक्शन हम कराएंगे अब आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। टेम्परेचर विल बी 623 केल्विन एंड योर प्रेशर विल बी 300 एटमॉस्फेयर। यहाँ पे जो इसका OH होता है वो इसको क्या करेगा, इसको रिप्लेस करेगा। हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, वो आपके क्लोरीन को रिप्लेस करेगा। लेकिन किस कंडीशन में कर रहा है भाई, काफी ड्रास्टिक कंडीशंस में ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका OH आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तीन ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेंगे कि अगर आपकी इस बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हम यहाँ पर लगा दें, तो जो कंडीशंस आपने प्रोवाइड की है हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर्स की, उन कंडीशंस को क्या हो जाता है। तो पहला एग्जांपल मैं इसी स्लाइड पे मेंशन कर रही हूँ कि अगर आपकी इसी बेंजीन रिंग पे अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो आपकी कंडीशंस में क्या चेंज आता है। ये एक्वस लेना है भाई, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने लेना है। तो टेम्परेचर में चेंज देखिए आप कितना कम हो जाता है। यहाँ पर हम 443 केल्विन हमें लेना पड़ेगा अगर आप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आप यहाँ पर लगाते हो तो। समझ में आ रहा है इतना? और ये रिएक्शन भाई सेकंड स्टेप क्या होता है, एसिड की प्रेजेंस में होता है। पहला होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड स्टेप होता है आपका एसिड की प्रेजेंस में। जब हम इसका मैकेनिज्म करेंगे तो डिटेल से देखेंगे। ठीक है, इतना देखो, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने 623 केल्विन टेम्परेचर से रिड्यूस होके 443 आ गया है। ऐसा क्या किया भाई इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने, इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने क्या किया है देखिए जरा। अब आप पीछे चलिए, आप पीछे चलिए। पीछे चलने का क्या मतलब है, जब आपका ये क्लोरोबेंजीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर में जाता है तो क्या होता है, ये आपके क्लोरोबेंजीन की क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारी ऑर्थो, पैरा और पैरा, इस वाली ऑर्थो पे और इस वाली ऑर्थो पे और इस वाली पैरा पोजीशन पे आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसी पैरा पे लगा देते हैं तो क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या कर लेगा, विड्रॉ करेगा। यानी कि ये इस रिंग को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑलरेडी रिंग पे इतना ज्यादा नेगेटिव है चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेते हैं, उससे उसकी जो रिंग होती है वो ज्यादा स्टेबल हो जाती है। तो अगर हम इस रिंग को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो ड्रास्टिक कंडीशन हमारे पास 623 केल्विन की थी, अब वो रिड्यूस होकर कितनी आ गई है, 443 केल्विन। क्लियर है इतना?
अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या होगा, ये तो हमने सिर्फ एक का कमाल देखा है। अगर आप नाइट्रो ग्रुप 2 लगा देते हो तो क्या कंडीशंस, बाकी सब कुछ सेम रहेगा यहाँ पे, लेकिन टेम्परेचर मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जस्ट 368 Kelvin will be required if you are having the two nitro group, that is two electron withdrawing group are present, then these reactions can be carried out at quite low temperature, that is 368। और भाई इसने तो बिल्कुल ही हद ही कर दी है। इसने हद कैसे पार की है कि इसने नाइट्रो ग्रुप अब हमने तीनों जगह लगा दिया है, तो भाई आपको कोई भी टेम्परेचर देने की नीड नहीं है, जस्ट आपको इसको वार्म करना है एंड यू विल गेट योर प्रोडक्ट, दैट इज योर OH। तो रीजन समझ में आ गया होगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतनी ही ज्यादा आपकी क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज रिंग या एनायन। भैया एनायन ही तो बना है ना, ये कार्बन एनायन। वंस अगेन एक बार विजिट करते हैं। ये क्या बना हुआ है, पूरी रिंग पे क्या बना हुआ है आपका, नेगेटिव चार्ज, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं भाई, कार्बन एनायन बन गया। बोल सकते हो ना, हाँ। तो कार्बन एनायन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसकी स्टेबिलिटी को कौन इंक्रीज करेगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे कार्बन एनायन, उतना ही ज्यादा क्या बोल सकते हैं, स्टेबल होगा। सो क्लियर हो गया भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम है, ठीक है इतना। तो अब हम क्या देखने वाले हैं, हमारे पास ये रीजन होता है कि जो नाइट्रो ग्रुप का इफेक्ट होता है आपका, जो ये वाला नाइट्रो ग्रुप हमने लगाया हुआ है अभी, जो हमने पीछे करके आए हम तीनों कंडीशंस में, कि नाइट्रो ग्रुप का जो इफेक्ट होता है वो सिर्फ या तो ऑर्थो पोजीशन पे दिखेगा या आपकी पैरा पोजीशन पे होता है, लेकिन मेटा पोजीशन पे उसका कोई इम्पैक्ट हमें नहीं दिखता है। ऐसा क्यों? वैसे तो आपने पहले ही स्ट्रक्चर देख चुके हो क्लोरोबेंजीन की, कौन से वाली स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर के अंदर हमने यही देखा है कि ऑर्थो और पैरा ही पोजीशन ऐसी है जहां पर आपका कार्बन एनायन की फॉर्मेशन हुई है। और सिंपली अगर रिंग पे नेगेटिव चार्ज कौन कौन सी पोजीशन पे आता है, आप यहां पर भी ये चीज देख सकते हो। मैंने पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन की रेजोनेंस को यहां पर लिया है, तो नेगेटिव चार्ज आपका इस वाली ऑर्थो पे है और इस वाली ऑर्थो पे है। और जो हम अब पीछे करके आए हैं वहां पर भी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था आपका, तो तीन जगह नेगेटिव चार्ज था। नाइट्रो ग्रुप आपने पहले कौन सी पोजीशन पे लगाया है, आपकी नाइट्रो पोजीशन पे लगाया है, तो ये वाला नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव पोजीशन पर ही लगा हुआ है और वहीं से विड्रॉइंग हो रही है, तो क्या कह सकते हो, आपकी स्टेबिलिटी आपकी आएगी कि नहीं आएगी, बोल सकते हो ना। तो इसको अगर मैं इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड आपके पास लिखूं, तो रेजोनेंस हाइब्रिड मेरे पास क्या बनेगा कि आपकी पूरी की पूरी रिंग पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और यहां पर हमारे पास क्या है, OH हमारा क्या करेगा आपका, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। OH क्या है, हमारा न्यूक्लियोफाइल है, तो ये वाला न्यूक्लियोफाइल आपका यहाँ पे अटैक करता है। तो इस कंडीशंस में रेजोनेंस हाइब्रिड हमारी ये बनती है और फाइनली हमारा क्लोरीन रिमूव हो जाता है एंड यू विल गेट दैट कि आपका इस तरीके से आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो भी क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ पर आपका नाइट्रो ग्रुप का क्या कर रहा है, ये जो पैरा पे नेगेटिव चार्ज हमारा आया था अभी जो हमने क्लोरोबेंजीन की स्ट्रक्चर की थी, अब ये वाला नेगेटिव चार्ज क्या करता है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आता है उसको नाइट्रो ग्रुप ले जाता है, तो आपकी पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज बचता ही नहीं है। पैरा पोजीशन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज बचता ही नहीं है, क्योंकि वहीं पर हमने क्या लगाया है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच किया है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट है भाई ये ऑर्थो पोजीशन पे भी क्या होता है, ये है आपका क्लोरोबेंजीन। शायद आप क्लियर नहीं नजर आ रहा होगा, लेकिन मैं मोटा मोटा आपको बता देती हूँ। पर प्लीज भाई टेक योर नोटबुक इन योर हैंड ड्यूरिंग वॉचिंग दीज वीडियोज। आप करते हुए ऐसा लग रहा होगा इट्स क्वाइट इजी, बट व्हेन यू आर गोइंग टू ड्रॉ विद योर हैंड यू कैन फील सम डिफिकल्टी। आई एम नॉट सेइंग दैट कि आपको आएगी आएगी, लेकिन कुछ डिफिकल्टी आ सकती है। तो इट विल बी बेटर कि आप नोटबुक साथ में लेके बैठें, जितना आप अपने हाथ से ड्रॉ करेंगे अच्छे वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ पर आएगा, क्योंकि क्या करना है, लेकिन हमारे यहाँ पे अभी हमने जो नाइट्रो ग्रुप लगाया है वो हमने कहाँ पर लगाया है, यहाँ पर लगाया है। तो आप जानते हैं कि जब सिर्फ क्लोरोबेंजीन का क्या बनता है, रेजोनेंस बनता है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, इधर आएंगे, यहाँ पर आएंगे। तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा।
अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, कैसे स्टेबलाइज होगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड है आपका, यहाँ पर क्या होंगे इस वाली नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, तो ये यहाँ आ जाते हैं और ये आपके इधर आ जाते हैं और ये क्या बन गया है नाइट्रोजन के साथ, डबल बॉन्ड बन गया है आपका इधर। और आप ये कह सकते हो कि जो ऑर्थो पोजीशन पर, किस पर, ऑर्थो पोजीशन पर जो आपका नेगेटिव चार्ज आया था वो किसने विड्रॉ कर लिया है भाई, ये विड्रॉ कर लिया है, विड्रॉन बाय योर नाइट्रो ग्रुप। क्लियर है? तो आप ये इनकी सारी की सारी आपको रेजोनेंस ड्रॉ करनी आनी चाहिए और आपने आप पे आई एम मैं सपोज करके चल रही हूँ कि यस यू डिड इट, आपने ये कर लिया होगा। तो ये क्या है आपका, ये ट्रिपल लाइन से शो किया गया है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। आप पूरी की पूरी रिंग पे देख सकते हो यहाँ पे क्या चार्ज बन गया आपका, नेगेटिव चार्ज बन गया है। तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ गया आपका, पॉजिटिव चार्ज आ गया है, क्योंकि इसने यह मैंने यहाँ पे शायद डबल बॉन्ड आपको बोल दिया है, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड ही बोला है मैंने, तो ये डबल बॉन्ड नहीं आएगा। ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, नाइट्रोजन इसको अपनी तरफ क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखते हैं कि नाइट्रोजन ने यहाँ पे कितना पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लिया है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज फिर से रेजोनेंस में आएगा और आपका ये स्टेबल प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो लेकिन मेटा पे क्यों नहीं होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटा, जो हम ये लिखा हुआ है मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन में ऐसा क्या होता है? तो भाई मैं ये स्ट्रक्चर आपको खुद हाथ से ड्रॉ करके दिखा रही हूँ और प्लीज कंट्रीब्यूट विद मी, आप भी अपना उसके खुद से बनाइए। तो हमने नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर लगाया है, अभी आपका कहाँ पर लगाया है, आपका नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर लगाया है। अब यहाँ पर आपका जो कमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या करेगा, इधर आएगा, इधर अटैक करेगा कि नहीं करेगा। तो ये वाले रिंग कहाँ, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएंगे, इधर। तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगी आप ये बोल सकते हो कि नेगेटिव चार्ज इधर आ गया है और आपके इस वाले चार्ज पे अब दोनों अटैच हैं, आपके क्लोरीन भी हो गया है और OH ग्रुप भी हो गया है। तो ये वाला आपका एज इट इज है और ये वाला भी एज इट इज है और इस वाली पोजीशन पे आपने क्या लगाया हुआ है, ये नाइट्रो। ये तो समझ आ रहा होगा ना आपको, नाइट्रो को NO2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा देखो, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है आपका ये यहाँ आ जाएगा, अगर ये वाला इधर आ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड वाला कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। और ये वाला क्या करता है फिर, ये इधर आ जाते हैं और इस वाले इलेक्ट्रॉन के इधर आ जाते हैं। तो क्या होगा आपके पास कि जो ये नेगेटिव चार्ज होता है आपका हेलोजन का, क्या कर नाइट्रो ग्रुप का जो होता है वो आपका रेजोनेंस में वो पार्टिसिपेट करता है, लेकिन नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाता है, आपके पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे इसने कितने बॉन्ड फॉर्म किए हैं, 4 बॉन्ड फॉर्म कर लिए हैं। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, अभी यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज आ गया है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हुए। तो नेक्स्ट में क्या करोगे आप, ये वाले जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे और ये वाला इधर। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बनेगी, आपके पास ये वाला नेगेटिव चार्ज की डबल बॉन्ड इधर, ये वाला इधर और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो सॉरी भाई, यहाँ पर आएगा आपका, ये होगा सिंगल बॉन्ड क्योंकि हमने इसको इधर करके दिखाया है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट हमने यहाँ पर दिखाई है, तो आपका डबल बॉन्ड इधर दिखाना है आपको, यहाँ पे जस्ट सिंगल बॉन्ड होगा। क्लियर है? यहाँ हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड। ये क्या लगा हुआ है आपका, अगेन यहाँ पे क्लोरीन और आपका OH ग्रुप, इसलिए मैं थोड़ा सा वहां पे क्या करती हूँ, ड्रॉ करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपकी जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसको कैसे शो कर सकते हैं कि पूरी की पूरी रिंग पे आप क्या देख रहे हो, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या है आपका नाइट्रो ग्रुप और इधर क्या लगा हुआ है आपका क्लोरीन एंड OH। तो क्या आप देख रहे हैं कि कहीं पर भी जब आप रेजोनेंस आपने हाइब्रिड ड्रॉ किया था क्लोरोबेंजीन का, कि मेटा पोजीशन पे कहीं नेगेटिव चार्ज आता है, नहीं आता। तो आपने नाइट्रो ग्रुप को भी कहाँ लगा रखा है, उसी पोजीशन पे लगा रखा है, तो क्या इसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अभी आपको करना है एक क्वेश्चन, अगर आपको ये समझ आया होगा तो 1 मिनट का काम है आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने का, तो कीजिए प्लीज।
राइट डाउन कीजिए। आपके पास है बेंजीन रिंग, इसके ऊपर मैंने लगाया हुआ है आपका OH। आपको बताना है कौन सी रिएक्शन फास्ट हुई होगी। सॉरी 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 सॉरी, ये है आपका क्लोरीन, दिस इज योर नाइट्रो एंड this is also nitro, this is nitro, this is your nitro and this is also nitro. Let me check the question statement here, just a second. So आपको जब आप अपने हाथ से ड्रॉ करोगे तो you will feel quite confident. ठीक है भाई, तो हाँ ठीक लिखा भाई मैंने। तो यहाँ पर है हमारा क्लोरीन और इधर भी है आपका क्लोरीन। तो भाई मैंने यहाँ पे कितनी स्ट्रक्चर ड्रॉ करी है, आपको मैं 4 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ और आपको बताना है सॉरी, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से वाले में रिएक्शन जो होगी वो सबसे फास्ट होगी। वैसे तो हम इस क्वेश्चन को करके आ चुके हैं, बता सकते हो भाई, क्वाइट फास्ट, बी फास्ट प्लीज। यस यू डिड इट राइट। सो दिस इज योर स्ट्रक्चर नंबर ऑफ 4। वैसे भी मैंने, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, दैट द 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो उतना ही ज्यादा ये इसको स्टेबल बनाएंगे। ये रिएक्शन हम कर चुके हैं, जस्ट वार्मिंग से ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सो द ऑर्डर विल बी दिस वन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे जस्ट एक है और ये सबसे लीस्ट स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पर तो एक भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। सो यहाँ पर जब आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा तो खूब नेगेटिव चार्ज बनेगा, बचेगा इसके ऊपर, तो इसलिए यहाँ पे जो स्टेबिलिटी होगी वो सबसे लीस्ट होगी। क्लियर है सबको? तो इट वाज योर फर्स्ट रिएक्शंस ऑफ द हेलोएरीन एंड द सेकंड मेथड इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपकी बेंजीन रिंग में होती हैं। ये तो समझ आ गया होगा ना, नाम से ही समझ में आ गया होगा क्यों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपकी हेलोएरीन्स में होती हैं। भाई ये अगेन मैंने आपको क्लोरोबेंजीन की क्या दिखाई है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाई है। यहाँ पर अब पूरी की पूरी रिंग पे आप क्या देख रहे हो, कार्बन एनायन बना हुआ है यार। क्या बना हुआ है, कार्बन एनायन बना हुआ है। पूरी की पूरी रिंग पे नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रोफाइल पे क्या होता है, बेचारे पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको तो डायर नीड होती है नेगेटिव की, तो इसको तो भर भर के नेगेटिव चार्ज मिला है, तो आसानी से क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है इस पे। तो इसलिए इसमें क्या होती है, हेलोएरीन्स के अंदर यूजुअली कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ही होती हैं। और अब नाम देखेंगे कौन कौन सी, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिडलक्राफ्ट, ये सारी रिएक्शंस आपकी कहाँ पर होती हैं, आपकी कहाँ पे होती हैं, हेलोएरीन्स में होती हैं। अगेन पोजीशन कौन सी होंगी भाई, यही होगी आपकी ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। तो इसका रीजन आई थिंक अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। ऑर्थो और जो आपकी पैरा पोजीशन होती है वहीं पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक क्यों करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज योर ऑर्थो पोजीशन, दिस इज ऑल्सो ऑर्थो एंड दिस इज योर ऑल्सो ऑर्थो, सॉरी दिस वन इज पैरा। तो तीनों पोजीशन पे क्या है, भर भर के नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव कहाँ आएगा भाई, नेगेटिव के पास ही तो आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में कहाँ पर अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही अटैक करेगा। क्लियर टू ऑल? Okay, let's take the example. That is your first reaction and name of this reaction is your halogenation. हेलोजिनेशन का क्या मतलब है, एक हेलोजन आपका ऑलरेडी बेंजीन रिंग पे है लेकिन आपको सेकंड हेलोजिनेशन करानी, मतलब दूसरा ऐड करना है आपको। कैसे ऐड करोगे भाई, मान लीजिए आपने क्लोरीन ही ऐड किया है, वैसे ये रिएक्शन हम कर चुके हैं, तो ये आपका ऐड होगा। आपको कंडीशंस याद करनी है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो कहाँ पर लगेगा, एक हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा आपका, ऑर्थो, और दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, मेन प्रोडक्ट आपका पैरा वाला हो जाएगा। क्लियर है इतना भाई? ऑर्थो और पैरा में से भी पूछेंगे तो क्या बताओगे, पैरा वाला क्या होता है आपका मेजर प्रोडक्ट होगा आपका, और ऑर्थो क्या होगा भाई आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। क्लियर है? सेकंड आपकी रिएक्शंस हो जाएगी नाइट्रेशन रिएक्शंस। डू यू रिमेंबर व्हाट वी हैव द यूज द रिएजेंट ड्यूरिंग द नाइट्रेशन रिएक्शन व्हेन वी स्टडिंग द योर हेलोएल्केन्स। जब हमने किया था तो वहां पे हमने जब नाइट्रेशन किया था तो आपको याद रखना है कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 का
मिक्सचर जब हम यूज करते हैं आपकी नाइट्रेशन पे, तो हमारे यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अगेन कौन सा आपका ग्रुप लगेगा भाई, नाइट्रो ग्रुप आपका लग जाता है। एंड अगेन दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है, ये सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी रिएक्शंस हो जाती हैं। सल्फोनेशन में क्या लेना है भाई, सल्फोनेशन में सिंपली आपने बेंजीन रिंग पे SO3H का अटैक कराना है, इट विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर, और ये कहाँ से आएगा आपका H2SO4 को आप कैसे लिख सकते हो, HOSO3H हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका रिंग के ऊपर अटैकर। ठीक है, तो ये अगेन आपका SO3H ऑन ऑर्थो and your para position, and you can see here that the major product will be which one, obviously it will be your para. Clear to all, and again you have to take it in the concentrated form and just by heating. Clear है भाई तीनों reactions, it was easy I think. तीनों reactions आप easily करा सकते हैं। नेक्स्ट आपकी रिएक्शन आती है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट का भी, ये भी हम रिएक्शन करा चुके हैं आपको हाइड्रोकार्बन्स में, ये रिएक्शन इसलिए मैं आपको थोड़ा फास्ट करा रही हूँ। तो पहले है एल्काइलेशन, तो याद होगा सबको, एल्काइलेशन में हमने क्या करना है, बेंजीन रिंग लेनी है, सॉरी हेलो एरीन लेना है, और इसके अंदर आपने क्या डालना है भाई, मिथाइल अल्कोहल डालो। किसकी प्रेजेंस में बोला था बताओ, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में क्या होना है आपका, पहले ही बोल रहे हैं एल्काइलेशन बोला है, मीन एल्काइल ग्रुप आपका अटैच हो जाएगा। दिस इज योर क्लोरीन एंड दिस इज योर एल्काइल ग्रुप, एंड सेकेंड विल बी एट द अगेन कहाँ पे हो जाएगा भाई, पैरा पोजीशन पे, और अगेन आपका पैरा वाला जो होगा कैसा प्रोडक्ट हो जाएगा, मेजर। ठीक है, अब मैं बता रही हूँ, नाम सेम रहेगा, सिर्फ एक वर्ड फ्रिडल क्राफ्ट, दिस वन एल्काइलेशन एंड दिस इज योर एसाइलेशन, and this can be carried out in the presence of either in the acid chloride or in the presence of acetic anhydride, right? तो यहाँ पे क्या लिखना है, सिंपली कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये आपको एडिशन चेंज करनी है। मैं यहाँ पे करा रही हूँ एसिड क्लोराइड, किसकी प्रेजेंस में, जो आपने ऊपर कराई थी, दैट इज योर एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पे क्या था, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप था तो आपने एल्काइल ग्रुप को अटैच कर दिया। यहाँ पे क्या बोला है आपको, एसाइल ग्रुप बोला है, और एसाइल ग्रुप क्या होता है आपका, दिस वन इज योर एसाइल ग्रुप एंड दिस वाज गोइंग टू अटैच एट द ortho and para position. Clear to all? Yes, this is your ortho position and this is your para position. आप इसको COR करके भी लिख सकते हैं, C double bond OR करके भी लिख सकते हैं। I think it's quite common कि आप ये सब जानते होंगे। Clear to all? Now we are talking about the reactions with the metal. बोलोगे पीछे तो किया था, अभी करके तो आए हैं, दैट वाज द हेलो एल्केन्स की थी, अब ये हम कर रहे हैं हेलो अरीन्स की। और ये रिएक्शंस भी आपकी मैंने हाइड्रोकार्बन में हम कंप्लीट कर चुके हैं। डू यू रिमेंबर, प्लीज ट्राई टू रिमाइंड, रूज फिटिंग रिएक्शन, डिड यू हैव यू डिड इट, यस, रूज फिटिंग रिएक्शन, क्या किया था भाई रूज फिटिंग रिएक्शन में, सोडियम मेटल के साथ हमने इसकी रिएक्शन कराई थी। और यहाँ पर भी हम क्या बोल रहे हैं कि भाई आपके पास क्या होगा, मेटल के साथ रिएक्शन करानी है आपको, लेकिन कौन सी मेटल, सॉरी मेटल के साथ तो करानी है, किसको कराओगे, हेलो अरीन्स को करानी है। तो सिंपली यहाँ पे हेलो अरीन्स लिखो, हम थोड़ा सा इस स्टाइल में लिखेंगे, थोड़ा सा इजी रहती है। दो हमने मेटल कौन सी रहेगी आपकी, सोडियम रहेगी। क्लियर है, और किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, किसी को याद है, यस यस यस, अभी तक तो याद हो गया होगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन कैरी आउट कराते हैं। और भाई यहाँ से आपकी बीच वाली स्पीसीज को क्या करते हैं, घर जाने के लिए बोल देते हैं, जाइए आपका काम हो गया है। और इन दो बेंजीन रिंग को हम इस तरीके से बाइंड करते हैं और हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, बाइफिनाइल की। क्लियर है, क्या मैंने ये सही लिखा है, यस, ऑफ कोर्स नॉट, दिस इज योर फिटिंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये आपकी, ये फिटिंग रिएक्शन है। रूज फिटिंग में क्या होता है, रूज फिटिंग में तो भाई हमारा क्या होता है, अभी हम रूज रिएक्शन करके आए ना हेलो एल्केन्स के अंदर, उसके अंदर हमने क्या लिया था रूज में हमने लिया था सिर्फ हेलो एल्केन। फिटिंग आ गया तो क्या लोगे, देखो रूज के नाम का आपने क्या लिया, एक हेलो एल्केन ले लिया। अब फिटिंग आ गया है, यहाँ पे आपने क्या लिए दोनों, यस यस यस,
फिटिंग में आपने लिए हैं दोनों के दोनों हेलो एरीन्स, रूट्स के नाम का हमने लिया हेलो एल्केन और फिटिंग के नाम का हम यहाँ पर लेंगे एक हेलो एरीन। ठीक है भाई, क्लियर हो गया आई थिंक क्वाइट इजी। नाउ बीच वाला फिर से हमें हटाना है और हमारे पास ये रिएक्शंस होगी आपकी ट्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे आर ग्रुप जो होगा वो आपकी इस वाले फिनाइल ग्रुप पे अटैच हो जाएगा। यहाँ पे क्या निकलेगा आपका, सोडियम एक्स विल बी योर बाई प्रोडक्ट। सो क्लियर है भाई इतना सबको, प्लीज टेल मी। तो हमने मोस्टली अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम थोड़े से दो चार हमारे पास क्या है, पोली हेलोजन कंपाउंड है। वैसे तो आप खुद भी उनको रीड कर सकते हो, लेकिन चलो भाई हम करा ही देते हैं। पहला हमारे पास ये हम क्या, ये हमारा थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, लेकिन कई बार अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो हम कोई एक्सक्यूज नहीं छोड़ना चाहते कि हमने ये नहीं पढ़ा था और ये पेपर में आ गया। तो पहला जो आपका पोली हेलोजन कंपाउंड है वो है हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन। भाई डाइक्लोरोमीथेन कैसे लिखोगे, ये हम लिखते हैं CH2Cl2 करके। क्लियर है इतना। और ये भाई क्या काम क्या आता है इसका, हमने जस्ट फंक्शन याद करने हैं। ये होता है आपका पेंट रिमूवर। क्या होता है, पेंट रिमूवर। लेकिन अगर ये एयर में ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होता है तो क्या कर सकता है, डायरेक्ट अगर आई के कांटेक्ट में आ सकता है तो हमारा जो कोरोना होता है वो बर्न भी हो सकता है इससे। और इसका क्या होता है भाई, ड्रग्स वगैरह में भी हम इसको यूज करते हैं और इसको हम मिथाइलिन क्लोराइड भी बोलते हैं। और इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी हेल्थ के ऊपर जो पड़ता है वो क्या होता है कि ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हार्म करता है। क्या करेगा, हार्म द CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, एंड सेकंड थर्ड क्या होता है, ये बर्न कर सकता है किसको, आई कोरोना को। क्लियर है। सेकेंड पोली हेलोजन कंपाउंड इज योर ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या है आपका, ट्राइक्लोरोमीथेन। तो या इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं भाई, ट्राइक्लोरोमीथेन को क्या बोलते हैं, सबने सुन रखा होगा, क्लोरोफॉर्म होता है। कहां पर यूज करते हैं, बताइए बताइए। एनेस्थेटिक, बेहोश करने के लिए यूज करते हैं ना, वो मूवीज वगैरह में देखा होगा आपने। एक रुमाल रखते हैं और एक हाथ में छोटी सी बोतल होती है, ऐसे करके डाला जाता है और क्या हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है। दैट इज योर क्लोरोफॉर्म। लेकिन क्या होता है, ये थोड़ा सा हेल्थ हजार्डस होता है, आजकल इसको यूज नहीं करते हैं। मतलब क्या मेरे कहने का मतलब है कि इसको मेडिकल फील्ड में यूज करते थे, ड्यूरिंग सर्जरी वगैरह बेहोश करने में उसको यूज करते थे। लेकिन आजकल इसको रिप्लेस कर दिया गया है दूसरे सब्सटेंसेस के साथ। क्लियर है, दैट इज योर क्लोरोफॉर्म। तो इसको और कहाँ यूज करते हैं हम, सोलवेंट फॉर द फैट, एल्कलॉइड, आयोडीन एंड अदर सब्सटेंस। जो मेजर यूज है आपका क्लोरोफॉर्म का वो हम कहाँ पर यूज करते थे, अब तो थे में आ गई है ये बात। ये हम यूज करते हैं जी फ्रियोन रेफ्रिजरेंट बनाने में। कहाँ पे यूज करते हैं, फ्रियोन रेफ्रिजरेंट की प्रोडक्शन में, दैट इज योर R22। लेकिन अब ये बैन हो गया है क्योंकि इससे क्या हो रहा है, हमारी ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है। क्लियर टू ऑल। द नेक्स्ट इज योर ट्राई आइडोमीथेन। ये सबने सुन रखा होगा भाई, ट्राई आइडोमीथेन। जब चोट लगती है वुंड को साफ करते हैं, एज एन एंटीसेप्टिक इसका क्या करते हैं हम, यूज करते हैं। ठीक है, बाकी आप एक बार रीड आउट कर सकते हो एनसीईआरटी का, इसमें इतना खास है नहीं, जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा मैंने आपको कवर करा दिया है। तो नेक्स्ट है आपका टेट्राक्लोरोमीथेन, दैट इज योर टेट्राक्लोरोमीथेन। इसका मेन काम क्या होता है भाई, इट इज प्रोड्यूस इन द लार्ज क्वांटिटीज फॉर द यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड प्रोपेलेंट फॉर द एरोजोल कैन्स and also used as a feedstock in the synthesis of chlorofluorocarbons and another chemical substances. So clear है इतना। And fifth is your freons, फ्रीओएनएस, फ्रीऑन्स। फ्रीऑन्स की फॉर्मेशन में भी हमारे क्या होते हैं, हेलोएल्केन्स एंड हेलोअरीन्स यूज होते हैं। इसके अंदर हम यूज करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज करते हैं। और ये किसके लोगे, क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड हम यूज करते हैं आपके मीथेन एंड योर इथेन, मिलके क्या बनाते हैं आपका, फ्रीओन्स बनाते हैं। और फ्रीओन कौन सा फ्रीओन फेमस है आपका,
दिस इज योर फ्रीऑन 12, दिस इज योर फ्रीऑन 12, इसका फॉर्मूला होता है आपका CCl2 एंड योर F2। सो आप बोल सकते हैं यहाँ पे ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्या होता है, आपका कंपाउंड होता है। फ्रीऑन्स कहाँ पर यूज करते हैं भाई, इंडस्ट्रीज वगैरह में इसका यूज होता है। वैसे ये नॉन टॉक्सिक नॉन कॉरोसिव नेचर का होता है और लिक्विफिएबल गैसेस में ये कंसिडर होता है। नेक्स्ट आपका आता है, ये भी सबने सुना होगा, बायो के जो स्टूडेंट हैं DDT सबने सुन रखा होगा भाई। इसको पहले हम पेस्टिसाइड्स की तरह से यूज करते हैं, लेकिन ये क्या करता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम परसिस्ट इन द नेचर, नेचर में परसिस्ट करता है तो क्या करेगा, इट्स हाईली हजार्डस टू द हेल्थ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। धीरे धीरे जैसे हम क्या करते थे, इसको एज ए पेस्टिसाइड यूज करते थे प्लांट्स पे, क्रॉप्स पे स्पेशली इसका स्प्रे करते थे टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ द पेस्ट। लेकिन क्या होता है, बारिश होती है, पानी इकट्ठा हो जाता है, क्या हो जाएगी, क्रॉप से पानी क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाके वो पानी हमारा कहाँ जाता है, वाटर बॉडीज में, रिवर और सी वगैरह में जाता है। वही पानी में आपका DDT होता है और यही कहाँ जाता है, आपकी जो भी आपकी एक्वेटिक लाइफ होती है, फिशेस होगी, आपकी फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, जू प्लैंक्टन्स हो गए, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको कंज्यूम करते हैं और कहीं ना कहीं ह्यूमन भी उन्हीं फिशेस के ऊपर, उन्हीं आपके सी के प्रोडक्ट के ऊपर कंज्यूम करता है, तो डायरेक्टली एक लंबी चेन बनती है और ये काफी क्या होता है, आपका हेल्थ हजार्डस होता है। ठीक है भाई, और फुल फॉर्म तो आप देखना ही चाहोगे, फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, डाई क्लोरो, क्या होती है भाई, डाईक्लोरो, डाईक्लोरो डाईफिनाइल, दूसरे वाला क्या है, डाईफिनाइल, डाईक्लोरो डाईफिनाइल, और टी से क्या बनता है, ट्राईक्लोरो। पीछे क्या लगाना है भाई, इथेन लगाना है, याद हो गया होगा। फर्स्ट डी इज डाईक्लोरो, सेकेंड इज डाईफिनाइल और टी फॉर ट्राईक्लोरो इथेन। दिस इज योर क्वाइट hazardous, health hazardous, not for the human being, this is also hazardous for the योर बर्ड्स के लिए भी काफी नुकसानदायक था, क्योंकि क्रॉप्स के ऊपर कौन फीड करते हैं, आपके बर्ड्स फीड करते हैं, उनकी भी लाइफ साइकिल में, उनकी भी आपकी फूड चेन में ये इंक्लूड होता है। तो ठीक है भाई, इस तरीके से हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है एज आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। होप आई एम थिंकिंग दैट कि आपको भाई सारा का सारा क्लियर हो गया होगा। और प्लीज 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 इस वीडियो को देखने के बाद एक बार खुद से जो अभी आपने अपने नोट्स को बनाया है, आप क्या करोगे, उनको एक बार रिवाइज कीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन का सेशन लेकर आएंगे, तो फिर आप आई थिंक क्वेश्चन को सोल्व करने के इसलिए आप उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस, बाय बाय, हैव अ गुड डे।